वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 9th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 4 जलवायु के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसकी थ्योरी देख ली है। जिन लोगों ने इसकी थ्योरी नहीं देखी है वो पहले इसकी थ्योरी देख लें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप इसे आई बटन पर भी देख सकते हैं। आप पहले इसकी थ्योरी देखें ताकि आपको क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ में आ सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है, पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व में कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। पहला है सिलचर, दूसरा है चेरापूंजी, तीसरा है माशिनराम, चौथा है गुवाहाटी। तो हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि किस स्थान पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, माशिनराम। माशिनराम ऐसा स्थान है जहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। ये आप लोग भी जानते होंगे कि गर्मी के मौसम में जो हवाएं बहती हैं वो गर्म होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं। पहला है काल वैसाखी, दूसरा है व्यापारिक पवने, तीसरा है लू और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, लू। आप अपने कॉपी में इसे नोट करते जाएं या अपने बुक में भी आप इसे टिक कर सकते हैं। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसके लिए इसमें चारों ऑप्शन में से कौन से पहले जो है वो उत्तरदायी है। पहला है चक्रवाती अवदाव, दूसरा है पश्चिमी विक्षोभ, तीसरा है मानसून की वापसी, चौथा है दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इसका आंसर हो जाएगा चक्रवाती अवदाव। हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो चैप्टर के अंतर्गत हमने यह देखा था कि भारत में उत्तर पश्चिम में शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा है वो चक्रवातीय अवदाव के कारण होती है। अब चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है। ये बात हम भी जानते हैं कि भारत में जो है वो मानसून किस महीने से आती है। पहला है मई के प्रारंभ में, दूसरा है जून के प्रारंभ में, तीसरा है जुलाई के प्रारंभ में या चौथा है अगस्त के प्रारंभ में। तो इसका आंसर आप लोग भी जानते होंगे और हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें यह देखा था कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, जून के प्रारंभ में। आप अपने कॉपी में इसे टिक आउट करते चले जाए, चाहे आप इसे अपने बुक में भी टिक कर सकते हैं या आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है। मतलब शीत ऋतु की विशेषता क्या होती है। गर्म दिन एवं गर्म रातें, गर्म दिन एवं ठंडी रातें, ठंडा दिन एवं ठंडी रातें या ठंडा दिन एवं गर्म रातें। मतलब आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि शीत ऋतु की विशेषता इनमें से कौन सी होती है। तो ये आप बखूबी जानते हैं कि उस समय क्या होता है कि स्थिति कैसी रहती है। दिन थोड़ा सा गर्म रहता है सूर्य के प्रकाश के कारण और रातें जो होती हैं वो ठंडी होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ख। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ जो ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं ये गलत है, तो आप इन चीज़ों पर बिल्कुल भी ना ध्यान दें। बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। हमने चैप्टर पढ़कर उसमें से एक एक करके क्वेश्चन आंसर को ढूंढा है और वो सारे के सारे आंसर सही है। इसमें जो आंसर दिए गए हैं वो पूर्ण रूप से गलत हैं। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा त्रुटि जो है वो कभी कभी हो जाती है, तो आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये त्रुटियों का अंदाज़ा जो है वो आसानी से हो जाएगा और आप भी आसानी से इसे बता सकते हैं कि कौन गलत और कौन सही हो सकता है। तो इसमें त्रुटि के कारण इन आंसरों को आप इग्नोर करें और जो हमने आपको बताया है वो अपने कॉपी में आप टिक आउट कर लें या बुक में भी आप उसे टिक आउट कर सकते हैं। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देना है कि पहला जो है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण है। मतलब भारत में जो जलवायु है उसको क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है अक्षांश, तुंगता, ऊंचाई, वायु दाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा ऊंचावच लक्षण। चलिए अब इसको समझते हैं कि भारत की जो जलवायु है उसको प्रभावित क्या क्या चीज़ें करती हैं। तो किसी भी स्थान की जो जलवायु होगी उसको सबसे पहले जो है वायुदाब प्रभावित करेगी, ऊंचाई प्रभावित करेगी, वहाँ की अक्षांशीय रेखाएं प्रभावित करेंगी, समुद्र से दूरी प्रभावित करेंगी और महासागरीय धाराएं तथा ऊंचावच लक्षण। जैसे कि अगर मान लीजिए कि समतल भूमि पर जैसे हम जलवायु की बात करते हैं या जो मरुस्थलीय भूमि होती है वहाँ का वातावरण क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो वहाँ पे हवाएं जो है वो मतलब मौसम के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से हवाएं कैसी बहती हैं, गर्म बहती हैं। वैसे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम जिस स्थान पे रहते हैं
और आप अगर उसकी तुलना राजस्थान से करते हैं तो राजस्थान में अत्यधिक गर्मी पाई जाती है, क्योंकि वो इलाका कैसा है, बहुत ज़्यादा गर्म है। वहाँ पे मरुस्थल रेत है जो कि काफ़ी ज़्यादा सूर्य के प्रकाश से गर्म हो जाती है। तो वहाँ पे जो हवाएं चलती हैं वो निम्न दाब के कारण जो है हवाएं गर्म होती है। और अगर आप पहाड़ी वाले इलाका पे चली जाए तो वहाँ पे जो हवाएं होती है वो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि वहाँ पे जो हिमालय का बर्फ़ है उसके कारण जो पवनें बहती हैं वो ठंडी वायु के साथ मिलकर बहती है और दाब वहाँ पे ऊंच होता है, इसीलिए जो है वहाँ के मौसम को ठंडी हवाएं जो है वो प्रभावित करती हैं। तो किसी भी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उसकी अक्षांश, तुंगता, ऊंचाई, वायु दाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी और महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं कहने का अर्थ है कि जिन स्थानों पर ज़्यादा मतलब समुद्र और महासागर पाए जाते हैं वहाँ पे जो हवाएं होती हैं वो महासागर के जल से मिलकर जो उससे भाप बनता है वो अगर ठंड के मौसम में जो हवाएं बहती हैं वो ज़्यादा ठंडी होती हैं, और ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं बहती हैं वो पानी के गर्म होने से क्या होता है वो गर्म हवाएं भी बहती है। लेकिन अधिकतर जो है महासागरीय धाराएं जो है वो ठंडी हवा ही हमें देती है। मतलब जिन स्थानों पर टापू या फिर महासागर पाए जाते हैं उन स्थानों का टेम्परेचर जो होता है अन्य जगहों से क्या होता है, कम होता है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है, मतलब भारत में जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की क्यों है। तो चलिए इसे हम पढ़ते हैं कि भारत में जो जलवायु है मानसून द्वारा अत्यधिक प्रभावित है, इसलिए इसकी जलवायु मानसून प्रकार की होती है। मतलब जिस तरीके से भारत में वर्षा का आगमन होता है जून के महीने में, तो यह जब प्रारंभ होती है, प्रारंभ होते होते यह जून, जुलाई, अगस्त तक चली जाती है। तो वर्षा ऋतु जो है मतलब अपने जलवायु के आधार पर जो है यह बदलते रहती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक सब, उसके बाद आपको धीरे धीरे यह जाते जाते समाप्त हो जाती है। तो हमने जाना कि भारत में मानसूनी जलवायु होती क्यों है, तो यहाँ के मानसून के प्रभाव के कारण यहाँ पे वर्षा की का जो क्षेत्र है वो कहीं कहीं अधिक और कहीं जो है वो कम है। भारत ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वर्षा का मौसम जो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब अधिकांश जगहों पर जो है वर्षा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्थान है जैसे कि राजस्थान वगैरह और भी बहुत सारे ऐसे स्थान है, गुजरात, जहाँ पे वर्षा जो है वो कम होती है और वहाँ पे पानी की दिक्कतें देखी जा सकती है। वहाँ के लोग जो है पानी की दिक्कतों को दूर करने के लिए अपने छतों पर जो है कुंड की तरह बनवाए रहते हैं जहाँ पे वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है और वही जल जो है ग्रीष्म ऋतु में प्रयोग किया जाता है। आप भी जो इस तरीके का व्यवस्था अपने घरों पर कर सकते हैं। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों। मतलब भारत में जो दिन का क्रियाकलाप है और डेली का तापमान है वो क्यों अधिक होता है और किस स्थान पे होता है। तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, क्योंकि इसे भारत का मरुस्थल कहा जाता है और यहाँ पे रेत की अधिकता यानी कि बालू बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी के कारण वो रेत क्या होता है और भी ज़्यादा गर्म होता है। जहाँ पे सर्वाधिक दैनिक तापमान होता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो है आपको भारतीय मरुस्थल में ही गर्मी पाई जाती है। थार मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री हो सकता है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वहाँ गर्मी होती होगी। और रात में यह 15 डिग्री गिर जाता है, क्योंकि जितनी जल्दी रेत गर्म होता है उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता है। तो इसीलिए रात का तापमान यहाँ क्या होता है 15 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। वहाँ रात का तापमान अच्छा और दिन का तापमान काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। ऐसा इस कारण होता है कि जो रेत है वो ऊष्मा बहुत जल्दी अवशोषित करती है, मतलब सूर्य का प्रकाश बहुत जल्दी अवशोषित करके गर्म हो जाती है और रात के तापमान के बाद जो वो ठंडी हो जाती है। इसी तथ्य के कारण इस क्षेत्र में दिन और रात तापमान में अधिक अंतर होता है। मतलब दिन और रात के तापमान में यहाँ पे क्या होता है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्म और रात में बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होती है। चौथा क्वेश्चन है कि किन पवनों के कारण मालवार तट पर वर्षा होती है। मतलब कौन से ऐसे कारण हैं जहाँ पे मालवार तट पर वर्षाएं होती हैं। तो मालवार क्षेत्र के पश्चिमी तट पर स्थित है। मतलब यहाँ पे भी जो इलाका है वो पानी वाला है, यहाँ पे भी आपको टापू वगैरह देखने को मिल सकते हैं। दक्षिण पश्चिम पवनों के कारण जो है मालवार तट पर वर्षा होती है। मतलब यहाँ जो पश्चिमी तट हैं स्थित वहाँ पे वर्षा किस लिए होती है, तो यह जो इलाके हैं वो कैसे हैं, तो पानी वाले हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है आपको टापू वगैरह देखने को मिलेंगी, पानी की अधिकता आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो वर्षा यहाँ पे क्या होती है इस कारण ज़्यादा होती है और पश्चिमी पवनें जो हैं मालवार तट पर वर्षा करती हैं। पांचवा क्वेश्चन है जेठ धाराएं क्या है, वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। जेठ धाराओं के बारे में हमने पढ़ा था जिस समय हम चैप्टर पढ़ रहे थे। तो ये क्या है, चलिए इसे समझ लेते हैं कि क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर एक संकरी पट्टी में स्थित हवाएं होती हैं और इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा से के बीच विचलन करती है। मतलब जो हमारा बहुत सारा मंडल है, आयन मंडल, और इसी में एक मंडल होता है क्षोभ मंडल, जहाँ पे आपको ये जेठ धाराएं रहती हैं और इसी स्थान पे। और यहाँ पे जब भी गर्मी के समय में जो है 110 डिग्री की रफ्तार से जो है यह हवाएं चलती हैं।
घंटा सर्दी में 184 डिग्री बढ़ जाती है। और ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिम में जेट धाराओं तथा भारत के प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। मतलब ये कहाँ कहाँ आपको देखी जा सकती हैं, तो गर्मी के समय में आप इसे हिमालय के उत्तर पश्चिमी में देख सकते हैं और भारतीय प्रायद्वीप में भी आप इसे देख सकते हैं। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव यहाँ पे बना रहता है। हिमालय के दक्षिण में बहती उपोषण पश्चिमी जेट धाराएं पश्चिमी विक्षोभ के लिए जिम्मेदार हैं, जो कि देश के उत्तर पश्चिम में भागों में सर्दियों के महीने में यह वर्षा का कारण भी बन जाती हैं। और देश के प्रायद्वीप भाग पर बहने वाली उपोषण जेट धाराएं जो हैं उसमें पूर्वी जेट धारा ग्रीष्म ऋतु में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए जिम्मेदार है, जो मानसून सहित अक्टूबर नवंबर की अवधि के दौरान भारत में पूर्वीय तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। मतलब यहाँ कहने का अर्थ क्या है कि जो जेट धाराएं हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, तो क्षोभ मंडल में यह पाई जाती है। और यह जो है 110 किलोमीटर से लेकर 184 किलोमीटर की रफ्तार तक जो है यह विचलन करती हैं। ये गर्मी में हमको हिमालय के तरफ उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं के रूप में देखी जा सकती है और भारतीय प्रायद्वीप में भी यह उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं के प्रभाव में होती है। हिमालय में जो दक्षिण में बहती उपोषण पश्चिमी जेट धाराएं हैं वो पश्चिमी विक्षोभ के लिए जिम्मेदार होती है, जो कि देश के उत्तर पश्चिमी भागों में सर्दियों के महीने में यह वर्षा का कारण भी बन जाती है। गर्मी से यह स्टार्ट होती है और यह देश के उत्तर पश्चिम में जाकर सर्दियों के रूप में यह वर्षा का कारण बनती है, अभी जो हमने ऊपर अध्ययन किया था। देश के प्रायद्वीप भाग पर बहने वाली ये उपोषणीय जेट धाराएं जो हैं ये उष्ण पूर्वी जेट धारा भी कहलाती है। और ग्रीष्म ऋतु में यही उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो आते हैं आपको असम और तमिलनाडु वगैरह जगहों पर, ये जेट धाराओं की मुख्य भूमिका होती है इन चक्रवातों में। मानसून सहित यह अक्टूबर नवंबर की अवधि के दौरान भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों को भी प्रभावित करती हैं। अब है यहाँ पे छठा क्वेश्चन है कि मानसून को प्रभावित करे। मानसून विराम से आप क्या समझते हैं? मानसून यानी कि बारिश या कब आती है आपको भी पता, जून के महीने में, और यह कब चली जाती है, इसमें विराम कब लग जाता है, इसके बारे में जानेंगे। ऋतुओं के अनुसार हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? मानसून कहलाता है। और मानसून के आगमन के साथ साथ समय आसपास सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है, जो कई दिनों तक रहती है। आर्द्रा युक्त पवनों में जोरदार गर्जन और बिजली के साथ चमकने अचानक आगमन को समय मानसून प्रस्फोट के नाम से जानते हैं। और वर्षा विराम का अर्थ है कि मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिन तक की होती है। मानसून में आने वाले ये विराम जो है मानसून गर्त की गति से संबंधित होते हैं। तो हमने जाना था कि वैसे भी मानसून का आगमन जून के समय भारत में हो जाता है और बहुत स्थानों पर यह होता है, लेकिन उसी बीच मतलब हम देखते हैं कि वर्षा में आंधी तूफान भी आता है, बिजली का गरजना होता है, बहुत सारे ठनका वगैरह भी गिरते हैं। तो इन चीज़ों को हम जो है मानसून प्रस्फोटन के नाम से जानते हैं, जब अचानक से बिजली कड़कने लगती है, चमकने लगती है तब। और वर्षा का विराम का अर्थ क्या है? जब यह एक समय के अनुसार बीत जाती है तो इसका समय पूरा हो जाता है और यह लौट जाती है 3 से 4 महीने के बाद, तो इसे हम क्या कहते हैं? वर्षा का विराम बोलते हैं, मानसून का विराम। मानसून में आने वाले ये विराम जो है मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होता है। कभी यह हमें तेज दिखती है तो कभी हमें वर्षा की रफ्तार जो है वो कम दिखती है। मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? चलिए अब इसे समझते हैं कि मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है। कि विभिन्न अक्षांशों में स्थित होने एवं ऊंचावच लक्षणों के कारण भारत की मौसम संबंधी परिस्थितियों में अधिक भिन्नताएं पाई जाती है। मतलब हम जानते भी हैं कि ऐसे भी भारत में तो विविधताएं बहुत ज़्यादा हैं और स्थान में भी काफ़ी ज़्यादा विविधता भी। हमने जलवायु को जब पढ़ा था तो हमने समझा था कि मतलब इसका प्रभाव जो है वो स्थानों के कारण पड़ता है, उसके बाद आपको ऊंचावच के कारण, निम्न भूमि के कारण और पवनों के कारण पड़ता है। उसी तरीके से मानसून का प्रभाव भी सभी जगहों पर अलग अलग पड़ता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि हम अपने जगह की बात करते हैं, जिस जगह आप रहते हैं तो वहाँ पर वर्षा की स्थिति अच्छी होती है। वहीं अगर हम नेपाल की बात करते हैं तो जो पहाड़ी इलाके वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे नदियों का जल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति आ जाती है। अगर हम राजस्थान और गुजरात की बात करते हैं तो इन जगहों पर मानसून की काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो हमने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि मानसून का प्रभाव भी स्थानों के कारण भी अलग अलग होता है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा त्योहार, उत्सव, इन सभी मानसूनी लेके चारों ओर घूम रहे होते हैं। मानसून के आगमन से देश में भरपूर स्वागत किया जाता है, क्योंकि इस समय खेत में भी मतलब जो पानी वगैरह आता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। फिर चावल, जब धान की रोपाई होती है तो वर्षा के ही सीजन में होती है, इसलिए भारत में मानसून का स्वागत होता है। और भारत में मानसून के आगमन का स्वागत करने के लिए बहुत सारे त्यौहार भी मनाए जाते हैं। मानसून झुलसाती गर्मी से राहत प्रदान करती है। मानसून वर्षा क्रियाकलापों के लिए पानी उपलब्ध कराती है। वायु प्रवाह में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन, इससे जुड़ी मौसम संबंधी परिस्थिति ऋतुओं का एक लयबद्ध चक्र उपलब्ध कराती है, जो पूरे देश में एकता के सूत्र में बांधती है। ये मानसूनी पवनें
हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है और संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। नदी घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती है, उनमें भी एक नदी घाटी इकाई नाम दिया जाता है। भारत के लोगों का संपूर्ण जीवन मानसून के इर्द गिर्द घूमता है, इसलिए मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है। अब इसका अर्थ क्या है कि मानसून को एक सूत्र में बांधने जाने वाले से अर्थ यही स्पष्ट होता है कि भारत में मानसून के आगमन की तैयारी भी की जाती है। जिस समय भीषण गर्मी होती है तो उस समय प्रत्येक किसान, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो मानसून की ही प्रतीक्षा करता है कि मानसून अगर आ जाएगा तो उससे क्या होगा कि गर्मी भी दूर हो जाएगी। और किसान तो इसलिए मानसून की प्रतीक्षा करते हैं ताकि खेत खलिहान जो है वो अच्छे से बढ़ सके। नए नए पत्ते जो हैं वो भी पानी की प्यासे होते हैं और वे भी क्या है मानसून की प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो एक तरीके से यह एक त्योहार की तरह होता है कि लोग बहुत खुश हो जाते हैं जब मानसून का आगमन होता है। मानसून के आगमन से भारत में विकास की प्रक्रिया भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ती है। खेत खलिहान बढ़ते हैं, धान की रोपनी की जाती है। इस तरीके से जो नदियां हैं, तालाब हैं, पोखर जो सूख चुके हैं गर्मी के कारण, वो भी अब भर जाते हैं पानियों से। उसके अलावा आप जानते भी होंगे कि बहुत सारे पशु पक्षी भी मानसून की प्रतीक्षा करते हैं। तो इसीलिए मानसून क्या है कि भारत को एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है और इसे लोग त्योहारों की ही तरह मनाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घट जाती है। तो हवाओं में निरंतर कम होती आर्द्रता के कारण उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। बंगाल की खाड़ी शाखा से उठने वाली आर्द्र पवनें जैसे कि आगे आगे और बढ़ती हुई देश के आंतरिक भागों में जाती है, अपने साथ लाई गई अधिकतर आर्द्रता खोने लगती है। परिणाम स्वरूप पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा धीरे धीरे घटने लगती है। राजस्थान से एवं गुजरात के कुछ भागों में वर्षा बहुत कम होती है। ये बात तो हम बखूबी जानते हैं कि राजस्थान और गुजरात भारत का ऐसा इलाका है जहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि बंगाल की खाड़ी से जब ये मानसूनी पवनें उठने लगती हैं तो धीरे धीरे यह आगे बढ़ जाती हैं और बढ़ने के कारण बहुत सारे भागों में बढ़ जाती हैं। भारत में जितने भी मान लीजिए 29 स्टेट है तो उन जगहों पर जो है मतलब ये मानसूनी पवनें अलग अलग स्थानों पर जाती हैं और वे अपने साथ लाई गई अधिक आर्द्रता को खोने लगती है। जैसे कि मान लीजिए कि वर्षा आपको हिमालय से अगर उठती है तो उन जगहों पे जो पवनें होती हैं, ठंडी पवनें, वो वर्षा को मतलब सहायता प्रदान करती हैं और उसकी आर्द्रता यानी कि उसमें जो मॉइस्चर होता है वो ठंडेपन के कारण धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन मान लीजिए अगर वो राजस्थान पहुंच जाती है, राजस्थान का इलाका क्या है, काफ़ी ज़्यादा गर्म है। आप इससे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने घरों में देखा होगा कि कोई बहुत ज़्यादा गर्म बर्तन, उस पर अगर आप पानी की कुछ छींटे डाल देते हैं तो वो पानी भाप बनकर तुरंत उड़ जाती है। उसी तरीके से आप राजस्थान को समझ लीजिए कि गर्म बर्तन की तरह है। और जब मानसून का आगमन वहाँ होता है तो यह काफ़ी ज़्यादा गर्म होने के कारण वहाँ पे जो आर्द्रता है वर्षा की वो खो जाती है, मतलब धीरे धीरे वो कम हो जाती है। ऐसे ही गुजरात में और ऐसे ही बहुत सारे भारत के अन्य स्थानों पर भी ऐसा ही होता है। जिस जगह ज़्यादा मतलब मौसम गर्म होता है उस जगह जो वर्षा की स्थिति काफ़ी ज़्यादा कम होती है। और इसी कारण हम भारत में क्या देखते हैं कि जब पूर्व से पश्चिम की ओर हवाएं जाती है तो वर्षा की मात्रा जो है ये कम होने लगती है। चलिए आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और दिए जा रहे हैं कारण बताने के लिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है। तो वायु की दिशा मौसमी परिवर्तन कोरियालिस बल के कारण होती है। मतलब वायु की दिशा में जब मौसमी परिवर्तन होता है वो किस बल के कारण होती है, कोरियालिस बल के कारण। भारतीय उत्तर पूर्वी पवनों के क्षेत्र में आता है और ये पवनें उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं। कोरियालिस बल के कारण यह जो है दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती है। कोरियालिस बल को फेरल का नियम भी कहा जाता है और यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। यह उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों को दक्षिण गोलार्ध में बाएं की ओर विक्षेपित कर देता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण क्या है कि कोरियालिस बल के कारण जो है वायु की दिशा पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है। यह अपनी दिशा जो है वो बदल लेती है। पहले यह भारत के उत्तर पश्चिम पवनों क्षेत्र में आ जाता है और उसके बाद धीरे धीरे जो है ये उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब पेटी से उत्पन्न होती है और दक्षिण की ओर जब यह बहती है तो जिस तरीके से कोरियालिस बल अपना काम करता है और यह दाहिनी ओर विक्षेपित होकर जो है विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ जाती है। तो कोरियालिस बल को हम लोग फेरल के नियम से भी जानते हैं। ये बातें आप याद रखें, आपको आगे भी बहुत सारे एग्जामों में काम आने वाले हैं। और यह ऐसा क्यों होता है, मतलब जो कोरियालिस बल है यह क्यों आती है और मतलब किस तरीके से यह वायु की दिशा को बदल देती है। तो ये पृथ्वी की घूर्णन के कारण एक बल उत्पन्न होता है। हमने बहुत सारे बलों के बारे में पढ़ा जिसमें एक कोरियालिस बल भी है। तो वो पृथ्वी की घूमने की गति के कारण उत्पन्न होती है और इसी कारण जो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों को दक्षिण गोलार्ध में बाएं की ओर यही कोरियालिस बल जो है वो मोड़ देती है।
दूसरा क्वेश्चन है, भारत की अधिकतर वर्षा कुछ महीनों में ही होती है, मतलब भारत में पूरे वर्ष बारिश नहीं होता। अगर बारिश हो भी पूरे महीने तो जाहिर सी बात है कि अगर कुछ ही महीनों में मतलब ऐसी स्थिति बिहार की हो जाती है कि यहाँ बाढ़ आना तय हो जाता है, तो पूरे समय तो वर्षा नहीं हो सकती, कुछ महीने होती है। और क्यों होती है, तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो विषुवत रेखा को पार करने के उपरांत दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें पश्चिम की ओर बहने लगती हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में प्रायद्वीप भारत में प्रवेश करती हैं। ये पवनें गर्म महासागर के ऊपर बहते हुए आर्द्रता ग्रहण करती हैं और वे भारत की मुख्य भूमि पर विस्तृत वर्षण करने लगती है। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में होता है। भारत में होने वाली वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के कारण होती है। भारत की अवधि 100 से 120 दिनों के बीच होती है, इसलिए देश में होने वाली अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में केंद्रित होती है। मतलब यह जो वर्षा है यह आपको मोटा मोटी समझ लिए कि बस 3 महीने चलती हैं भारत में। और यह किस लिए होती है, तो विषुवत रेखा को पार करने के उपरांत जो ये मानसूनी पवनें होती हैं, ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लगती है। और दक्षिण पश्चिम समझ लीजिए कि दोनों जो है अपोजिट दिशाएं मानसून के रूप में प्रायद्वीप भारत में प्रवेश कर जाती हैं। और वहाँ जो महासागर होते हैं जो गर्मी से अत्यंत ही ज़्यादा गर्म होते हैं, उन गर्म महासागर के कारण जो उठने वाले भाप हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। उनसे ये पवनें जो हैं वो मिल जाती हैं और आर्द्रता ग्रहण करती हैं। तो जितनी पहले उसके पास वर्षा की आर्द्रता होती है हिमालय मतलब ये महासागर से मिलने के तत्पश्चात मिलने के बाद उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है और यही जो है विस्तृत वर्षण लेके आती है भारत में। और इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के में प्रभाव होता है और इसी कारण जो है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के कारण वर्षा होती है और यह अवधि जो है 100 से 120 दिनों तक चलती है। तीसरा क्वेश्चन है, तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है, मतलब ठंड के समय जो है तमिलनाडु में वर्षा क्यों होती है। तो हमने इसके बारे में ऊपर भी जाना था, चलिए फिर से इसे समझ लेते हैं कि सर्दी के महीने में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। मतलब हमें जो है सर्दी के मौसम में जो पवनें एक तरीके से होती हैं उसके बाद जहाँ पे आपको उसमें थोड़े से ओस मिले होते हैं जो पवनों के साथ बहते हैं, ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, मतलब भूमि से लेकर समुद्र के मार्ग तक बहती हैं। इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। कभी कभी हवाएं ऐसी चलती है जहाँ पे हमारा स्किन जो है वो सूखने लगता है, जैसे कि आपके होंठ का फटना हो गया, स्किन का फटना हो गया, तो वो शुष्क हवाएं होती हैं जो ठंड वाले मतलब हवाओं में मिलकर बहती हैं। और यह इन पवनों के कारण तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पे ये पवन समुद्र के स्थल की ओर बहती है और अपने साथ आर्द्रता लेके आती है। मान लीजिए कि जो भूमि काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है वो ठंड के समय भी उसके नीचे का स्तर थोड़ा बहुत तो गर्म होता ही होगा, पूरा ठंडा नहीं होता है। तो जब मतलब स्थल से यानी कि ज़मीन से जो मानसूनी पवनें उठती हैं और वो तुरंत जाकर जो है महासागरीय तटों पर मिलती हैं तमिलनाडु में, तो उसी के साथ इसकी आर्द्रता जो है पूर्ण रूप से बदल जाती है और वो क्या करती है, बारिश का रूप ले लेती है। तो इसी कारण जो है यही पवनें जो है तमिलनाडु के तट पर वर्षा करने का काम करती है, जो हमें ठंड में देखे जा सकते हैं। राजस्थान गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है। मतलब राजस्थान और गुजरात का भाग ऐसा है जहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र जो है वो सूखा है। तो क्यों, यहाँ पे वर्षा की कमी के कारण, क्योंकि हम बखूबी जानते हैं कि राजस्थान और गुजरात में भारत में मतलब यहाँ पे क्या होती है, तो वर्षा कम होती है जिसके कारण हमें सूखा देखने को मिलता है। राजस्थान गुजरात के कुछ भागों में पश्चिमी घाटों में वृष्टि छाया प्रदेश सूखा संभावित है, क्योंकि इनमें मानसून के दौरान बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ की भूमि बहुत ज़्यादा गर्म होती है और जब मानसून पवनें आती हैं तो अपनी आर्द्रता ये धीरे धीरे खोने लगती हैं और तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो जाता है। और जिसके कारण मान लीजिए आपको पता भी है कि मतलब किस तरीके से भारत में वर्षा होता है या किसी भी स्थान पर होती है, तो आप भी जानते होंगे कि जो समुद्र का पानी होता है या फिर तालाब और पोखर या नदी का पानी, वो क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ये पानी गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद यही जो है भाप के रूप में ऊपर जाता है आसमानों में, बादलों में यह पानी जो है चला जाता है, बादल इसे अवशोषित कर लेते हैं और पुनः जो है यह हिमालय वाले क्षेत्रों पर यही जो है वर्षा के रूप में धरती पर बरसते हैं। यही क्रिया चलते रहती है जिसको हम जल चक्र के भी नाम से जानते हैं। तो इस कारण जो है मतलब राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण आर्द्रता वर्षा की घट जाती है और यही जो है वर्षा की जो प्रमुखी ढालें हैं यह मतलब वर्षा का रूप खो देती हैं और बहुत कम पानी वहाँ बरस पाता है। और जब ये पवनमुखी ढाल पर पहुँचती है तो वे शुष्क हो जाती है, मतलब वर्षा का तापमान जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसीलिए इन स्थानों पर जो है गर्मी अधिक पाई जाती है और वो स्थानें जो हैं वो अत्यंत ही शुष्क हो जाती हैं। अब चलिए इसे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है 5वां क्वेश्चन
कि भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाएं। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत के निर्णायक प्रभाव तथा दक्षिण में महासागर होने के बावजूद भी तापमान, आर्द्रता एवं वर्षण में विभिन्नताएं मौजूद है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत की जलवायु की अवस्था अलग अलग है और इन सारे क्षेत्रों को बताना है आपको उदाहरण सहित। आप इसे बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि उत्तर में हिमालय पर्वत के निर्णायक प्रभाव के कारण दक्षिण में महासागर होने के बावजूद भी तापमान, आर्द्रता और वर्षण में भिन्नताएं होती हैं। तो पहला है उदाहरण, गर्मियों में राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि उसी समय देश के उत्तर पश्चिम में पहलगाम में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता है। सर्दियों की किसी रात में जम्मू कश्मीर में दासर में तापमान -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। मतलब सभी जगह पर जो है गर्मियों का भी स्थान जो वो अलग अलग होता है। गर्मियों में जो है राजस्थान में ज़्यादा गर्मी पाई जाती है और उत्तर पश्चिम में इसका तापमान हमें 50 डिग्री देखने को मिलता है राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में, जबकि उस समय उत्तर में जम्मू कश्मीर में पहलगाम में यह केवल हमको 20 डिग्री मिलता है। मतलब सभी जगहों पर जो है हमें अलग अलग देखने को मिलता है मतलब गर्मी का क्षेत्र। और सर्दियों में जो है किसी भी रात में जम्मू कश्मीर का इलाका जो है आपको भी पता है कि यह मतलब थोड़ा सर्दी वाला होता है, ठंड वाला, तो कश्मीर में इसका तापमान -45 डिग्री हो जाता है और तिरुवनंतपुरम में हमें यह 22 डिग्री सेल्सियस दिखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जलवायु परिवर्तन के कारण, मौसम परिवर्तन के कारण जो है गर्मी वर्षा का प्रभाव जो है वो अलग अलग पड़ता है। उसके बाद ख है, अंडमान व निकोबार में केरल में दिन व रात के तापमान में बहुत कम भिन्नताएं होती हैं। मतलब अंडमान और निकोबार में जो है दिन रात में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। यहाँ पे दिन भी लगभग समान होते हैं और रातें भी लगभग समान ही होती हैं। ग है कि एक अन्य विभिन्नता वर्षण में है, जबकि हिमालय के ऊपरी भागों में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है। मतलब वहाँ पे जो पवनें होती हैं, जब वर्षा होती है तो उस समय जो पवनें होती हैं वो क्या करती हैं, तो वर्षा के कारण जो है वो सारी पवनें ठंड वायु के कारण जम जाती हैं और यही जो है मतलब आपको पहाड़ी क्षेत्रों पर हमें बारिश के रूप में या नहीं दिखकर जो है हमें हिम यानी कि बर्फ के रूप में दिखती हैं। शेष भागों में वर्षा होती है। मेघालय में जो है 400 सेंटीमीटर से वर्षा होती है और लद्दाख के पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जो है 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। मतलब मेघालय में यही वर्षा का क्षेत्र हमें 400 सेंटीमीटर देखा जा सकता है और जहाँ पे आपको मासिनराम पाया जाता है उसी स्थानों पर 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यही विश्व का सबसे बड़ा स्थान है जहाँ पे जो है वर्षा का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और वहीं हमें लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में मात्र 10 सेंटीमीटर से भी वर्षा कम होती है। मतलब यहाँ पे जो है पानी की कमी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। उसके बाद चलिए घ है, देश में अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में तमिलनाडु तट पर जो है अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में भी होती है। ऐसा हमने जान लिया था कि यह क्यों होता है। तो वहाँ पे जो पवनें होती हैं वो स्थल से निकल कर जो है डायरेक्ट आपको महासागर के तट पर चली जाती हैं, जिस कारण मतलब मानसूनी पवनें स्थल से मिलने के बाद और जो महासागरीय तट है उनसे मिलने के बाद जो है पानी यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर में हमें देखने को मिलता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घट जाती है। उत्तरी मैदान जहाँ पे मैदान काफ़ी ज़्यादा समतल है तो उन स्थानों पर क्या होता है कि वर्षा की जो मात्रा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घट जाती है, क्योंकि मैदान का प्रभाव यहाँ पे बखूबी पड़ता है। जिस स्थान पे मतलब मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है वहाँ पे वर्षा की मात्रा घट जाती है और जिन स्थानों पे मौसम सामान्य होता है वहाँ पे वर्षा की अधिकता ज़्यादा होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि मानसून की अभिक्रिया की व्याख्या करें। किसी भी क्षेत्र को वायु दाब एवं उसकी पवनें उस क्षेत्र के अक्षांशीय स्थिति एवं ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षण के पैटर्न को प्रभावित करती है। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमीय अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, मतलब वायु दाब के कारण और धरातलीय पवनों के कारण जो है पूरी तरीके से वर्षा पर प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब इसे जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो पवनें उच्च वायु दाब के क्षेत्र में कम वायु दाब की ओर बहती हैं और सर्दियों में हिमालय में उत्तर उच्च दाब वायु क्षेत्र होता है। ठंडी शुष्क हवाएं जो हैं इस क्षेत्र में दक्षिण सागर में ऊपर कम वायु दाब के क्षेत्र से होकर बहती है। गर्मियों के दौरान मध्य एशिया के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। परिणाम स्वरूप कम वायु दाब प्रणाली दक्षिण गोलार्ध की दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। ये व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार करने के उपरांत कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। विषुवत रेखा को पार करने के बाद ये दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहने लगती है और भारतीय प्रायद्वीप में दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में प्रवेश कर जाती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर बहते हुए आर्द्रता ग्रहण करती है और भारत की मुख्य भूमि पर विस्तृत वर्षण लाती है। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण
पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव से बना रहता है। भारत में होने वाली वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के कारण होती है। मानसून की अवधि 100 दिनों से 120 दिनों के बीच होती है और इसलिए देश में होने वाली अधिकतर वर्षा कुछ महीनों में ही केंद्रित होती है। तो यहाँ जो दिया गया है कि मतलब वर्षा का प्रभाव जो है वो भूमि के कारण भी पड़ता है। जैसा हमने पहले भी पढ़ा कि जिस स्थान पे जो मतलब भूमि की निम्न दाब प्रणाली रहती है उस स्थान पे वर्षा भी कम होती है और जिस स्थान पे उच्च दाब प्रणाली होती है वहाँ पे वर्षा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है। तो वर्षा का प्रभाव जो है स्थलीय भागों के कारण भी अलग अलग पड़ता है। उसके बाद हमने जाना था कि हिमालय क्षेत्रों में जो वर्षाएं होती हैं वहाँ पे पानी की बूंदें नहीं बरसती, हिमपात होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ का तापमान जो वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। वहाँ पे जो पानी की बूंदें हैं वो हवाओं के कारण जम जाती है, वही धरती पर जो है बारिश के रूप में बरसती है। फिर ये पवनें जो हैं अलग अलग मतलब क्या कहते हैं दक्षिण पश्चिम से होकर मुड़ती हैं, तो इन्हें दक्षिण पश्चिमी पवनें के नाम से भी जाना जाता है। मतलब हर जगह पर जो वर्षा है वो अपना स्थान अलग अलग बदल लेती है और उन्हें ही हम दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में भी उस नाम से जानते हैं। और जब ये पवनें गर्म महासागर की ओर बहती हैं तो वहाँ से भी इसका स्थान जो बदल जाता है। जब ये गुजरात और राजस्थान की ओर से बहती हैं तो वहाँ भी जो है इसका मतलब पूर्ण रूप से जो है ये बदल जाती है, मतलब इसका स्थान जो है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। उसके बाद है जेठ धाराएं। जेठ धाराओं के बारे में हमने पहले भी जाना था कि ये मतलब कहाँ से आती हैं, तो ये क्षोभ मंडल से प्रारंभ होती है। वहीं पे क्षोभ मंडल से ये धाराएं उठती हैं और गर्मी में जो है ये 110 किलोमीटर से लेकर 184 किलोमीटर तक बहती हैं। और यह कहाँ कहाँ हमें देखी जा सकती हैं, तो हमने इसके बारे में जाना था कि यह जो है हिमालय के उत्तर और पश्चिमी जेठ धाराओं की गतिविधियों एवं गर्मियों के दौरान जो है हमें भारतीय प्रायद्वीप पे बहने वाली पश्चिमी जेठ धाराओं की उपस्थिति मानसून को भी प्रभावित करती है। यह भी क्या होता है कि मतलब जो महासागर से ये जेठ धाराएं मिल जाती हैं तो यही जो है हमें बहुत सारे तटों पर वर्षा के रूप में भी हमें देखने को मिलती है। और ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा कार्डियोलिस दबाव के कारण, जिसके बारे में हमने जाना था कि वो पृथ्वी के घूमने से मतलब उत्पन्न होती है। अब है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। हिमालय के दक्षिण में बहने वाली उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धाराएं सर्दी के महीने में देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में उत्पन्न होने वाले पश्चिमी चक्रवात विक्षोभों के लिए जिम्मेदार है। मतलब पश्चिमी चक्रवात क्यों आती हैं? तो हिमालय के दक्षिण भाग में जो उपोष्ण कटिबंधीय जेठ धाराएं बहती हैं वो सर्दियों के महीनों में क्या होती हैं कि उत्तर और पश्चिम भागों में यह बहने चली जाती है जेठ धाराएं। उसी के कारण जो है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भी होता है और यही जिम्मेदार है जेठ धाराओं के कारण जो है पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। 7वां क्वेश्चन है शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषता के बारे में बताएं। मतलब शीत ऋतु के बारे में बताना है कि यह कब प्रारंभ होती है और भारत में इसकी क्या स्थिति है। तो उत्तर भारत में शीत ऋतु जो है यह मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक जाती है, यह बात हमें पता है। और इस मौसम में आसमान जो है वो प्रायः साफ रहता है। दिन के हमें समय जो है वो सूरज की गर्मी के कारण जो है मौसम ठीक ठाक रहता है और सूर्य का प्रकाश से जो है दिन का वातावरण गर्म होता है और रात का वातावरण जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। और इस समय जो पवनें बहती हैं वो ठंडे के मौसम में होने के कारण जो हवाएं हैं वो हमें सर्द भी महसूस होती है। कहीं कहीं पर हम देखते हैं तमिलनाडु जैसे तटों पर, वहाँ पे जो है ठंड के मौसम में अक्टूबर नवंबर में वर्षा भी होती है। इस समय का मौसम जो वो काफ़ी ज़्यादा ठंड भरा रहता है और भारत में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जैसे कि हिमालय पर्वत हो गया, उसके स्थानों का क्षेत्र हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ पे जो है ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सामान्य स्थानों से बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड पड़ती है क्योंकि वहाँ पर मौसम जो वो पहले से ठंड होता है और ठंड के मौसम में जो दाब होती हैं वो निम्न होने के कारण जो है ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ता चला जाता है। अन्य जगह के स्थान पे जो है पहाड़ी इलाके और कश्मीरी क्षेत्रों में जो है ठंड ज़्यादा पाई जाती है। अब 8वां क्वेश्चन है कि भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की विशेषता बताएं कि भारत में किस तरीके से मानसूनी वर्षा होती है। तो भारत में मानसूनी वर्षा जो है 100 से 120 दिनों के बीच होती है, 3 महीने तक चलती हैं और यह लगातार मतलब इसमें वृद्धि होती जाती है। कहीं कहीं पे हमें यह कम दिखती है और कहीं कहीं पे हमें यह ज़्यादा भी देखने को मिलती है। फिर बारिश के साथ साथ हमें जो है बिजली वगैरह भी देखने को मिलती है जिसे हम मानसून प्रस्फोटन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो है सभी जगह पे वर्षा का क्षेत्र अलग अलग होता है। गुजरात और राजस्थान में जो है वर्षा काफ़ी ज़्यादा कम होती है बाकी अन्य स्थानों के अलावा। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे वर्षा का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा होता है। बहुत सारे क्षेत्रों में वर्षा जो है वो 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है दक्कन के क्षेत्रों में। राजस्थान और गुजरात में तो 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है और 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो है मासिनराम में बहुत ज़्यादा वर्षा 400 सेंटीमीटर तक होती है। धीरे धीरे तक ये वर्षा जो है 3 महीने के बाद कम हो जाती है और
3 महीने के बाद ये धीरे धीरे कम होने के बाद जो है हमें शीत ऋतु देखने को मिलता है। तो वर्षा के मतलब बहुत सारे क्षेत्र इसी तरीके से थे और मानसून को इसकी अनिश्चितता के कारण भी जाना जाता है। यह एक और जो देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ भी ला देती है, जैसे कि नेपाल वगैरह क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा होती है तो उन लोगों के कारण क्या होता है कि वहाँ पे 200 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर वर्षा होने के कारण नदियाँ बहुत ज़्यादा भर जाती हैं और वो नदियों का बांध खोल देने से अन्य जगह जैसे कि बिहार, झारखंड, अन्य स्थानों पर जो है हमें बाढ़ भी देखने को मिलता है। भारत में मानसूनी प्रभाव क्या-क्या है, तो भारत में कृषि मुख्य रूप से मानसून से प्राप्त पानी पर निर्भर होता है, क्योंकि अगर मानसून की स्थिति अच्छी होती है तो उस पर जो है खेती और चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा विकास हमें देखने को मिलता है। देरी से कम या अधिक मात्रा में वर्षा का फसलों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। मतलब अगर वर्षा यहाँ पे कम होती है तो उसका प्रभाव जो है हमें फसलों पर भी देखने को मिलता है। वर्षा के असमान वितरण के कारण जो है देश में सूखा भी प्रभावित होता है और जबकि कुछ स्थितियों में हमें बाढ़ भी देखने को मिलती है। जिस स्थान पे वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पे हमें बाढ़ देखने को मिलता है और जिस जगह पे वर्षा कम होती है वहाँ पे हमें सूखा भी देखने को मिलता है। मानसून भारत को एक विशिष्ट जलवायु पैटर्न को उपलब्ध कराती है, इसलिए विशाल क्षेत्रीय भिन्नताओं की उपस्थिति के बावजूद जो है मानसून देश और इसके लोगों को एकता सूत्र में बांधने का भी काम करती है, क्योंकि भीषण गर्मी से जो है हमें वर्षा ही राहत दिलाता है और खेती वगैरह में वर्षा ही जो है वो हमें सहायता प्रदान करता है। तो वर्षा और मानसून की मतलब प्रतीक्षा जो है वो सभी लोग करते हैं, इसीलिए जो है वर्षा और मानसून जो है पूरी तरीके से यह लोगों को क्या करते हैं, एकता के सूत्र में बांधे रखती हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसे अपने